हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको शिक्षा सूत्रा पर। आज हम बात करने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 8 की, जो कि अध्याय 10 होगी, जो कि क्या है, ध्वनि। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, बिना समय गंवाए हुए क्या करते हैं, प्रश्नों को शुरू करते हैं। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन कह रही है, ध्वनि जो होती है डैश द्वारा निर्मित होती है। तो ध्वनि जो होती है कंपित वस्तुओं द्वारा क्या होती है, निर्मित होती है। तो इस तरह से राइट ऑप्शन ए हो जाएगी। वही हम लोग इसकी एनसीईआरटी की लाइनों की बात करें तो एनसीईआरटी की लाइनें कह रही हैं, किसी भी वस्तु को अपने माध्यम से स्थिति के इधर उधर या आगे पीछे होने वाले गति को क्या कहते हैं, कंपन कहते हैं। जब हम कसकर तानित या रबर को छल्ले को क्या करते हैं, कर्षित करते हैं या बीच में खींच कर छोड़ते हैं तो कंपन करता है और ध्वनि उत्पन्न करता है। जब यह कंपन करना बंद कर देता है तो ध्वनि क्या होती है, बंद हो जाती है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रही है, किसी वस्तु की इधर उधर या आगे पीछे की गति क्या कहलाती है, तो कंपन कहलाती है। तो इस तरह से राइट ऑप्शन क्या हो जाएगी, बी हो जाएगी। वही हम लोग इसकी एनसीईआरटी की लाइनों की बात करें तो एनसीईआरटी की लाइनें कह रही है, किसी भी वस्तु की अपनी माध्यम स्थिति के इधर उधर या आगे पीछे होने वाली गति को क्या कहते हैं, कंपन कहते हैं। वहीं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन करिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और उपरोक्त कथनों से कौन सा कथन सही है तो उसके बारे में बताना है। तो कथन ए जो है बिल्कुल ही सही है। जैसे कंपन यामान जो वस्तु होती है ध्वनि क्या होती है, उत्पन्न करती है। तो इस तरह से राइट ऑप्शन ए हो जाएगी। चलिए हम लोग इसके एनसीईआरटी की लाइनों की बात करें तो एनसीईआरटी की लाइनें करी हैं, कंपनयान वस्तु जो होती है ध्वनि उत्पन्न करती है। कुछ स्थितियों में ये कंपन हमें आसानी से दिखाई दे जाते हैं, लेकिन अधिकांश स्थितियों में उनका क्या होता है, आयाम इतना कम होता है कि उन्हें हम देख नहीं पाते। तथापि हम इन कंपनों का अनुभव भी क्या करते हैं, कर सकते हैं। वही नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन करिए, मनुष्य में ध्वनि डैश द्वारा उत्पन्न की जाती है। तो मनुष्य में जो ध्वनि होती है वो वाक्य यंत्रों द्वारा क्या की जाती है, उत्पन्न की जाती है। तो इस तरह से राइट ऑप्शन ए हो जाएगी। वही हम लोग इस एनसीईआरटी की लाइनों की बात करें तो मानवों में ध्वनि वाक्यंत तथा कंठ जो होती है, कंठों द्वारा क्या होती है, ध्वनि उत्पन्न होती है। अपनी अंगुलियों को कंठ पर रखे तथा एक कठोर आभार को खोजिए जो निकलते समय जलता हुआ प्रतीत होती है। जो शरीर का यह भाग क्या होती है, वाक्यंत्र कहलाता है। यह श्वास नली के ऊपरी सिरे पर होता है, जो कि यंत्र या कंठ के आड़ पर दो वाक तंतु इस प्रकार तनित होते हैं कि उनके बीच में वायु के निकलने के लिए एक संकीर्ण झिरी बनी होती है। वही हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन करें, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कथन में से कौन सा कथन सही है उसके बारे में बताना है। तो इस तरह से राइट ऑप्शन क्या हो जाएगी, जो कि 1 और 3 कथन दी हुई है, जो कि बिल्कुल ही क्या है, सही है। तो जो वाक्य यंत्र या कंठ के आड़ पर दो वाक तंतु तनित होते हैं और जो वाक्य यंत्र श्वास नली के ऊपरी सिरे पर होता है, जो कि क्या है, बिल्कुल ही कथन सही है। वही कथन 2 जो कह रहा है, जब फेफड़े वायु के बलपूर्वक झिरी से बाहर निकलते हैं तो वाक्य यंत्र तत्व कंपित होते हैं जिससे ध्वनि उत्पन्न करते हैं, ऐसा बिल्कुल ही नहीं है। तो इस तरह से राइट ऑप्शन क्या हो जाएगी, 1 और 3। अब हम लोग इसके आंसर को देखते हैं तो आंसर कह रहे हैं सी, जो कि 1 और 3 बिल्कुल ही सही है। अब हम लोग इसके एनसीईआरटी की लाइनों के देखें तो एनसीईआरटी की लाइनें कह रही है, मानवों में ध्वनि जो वाक्यांत अथवा कंठ होती है उसके द्वारा क्या होता है, ध्वनि उत्पन्न होता है। अपनी अंगुलियों को कंठ पर रखे तथा इससे आप क्या करते हैं, अपनी ध्वनियों को एहसास कर सकते हैं। वही बात करें, यह जो होता है श्वास नली के ऊपरी सिरे पर होता है, जो कि कंठ या कंठ के आड़ पर दो वाक तंतु इस प्रकार तनित होते हैं कि उनके बीच में वायु के निकलने के लिए एक संकीर्ण झिरी बनी होती है। वही कुछ और एनसीईआरटी की लाइनें, जैसे कि जब फेफड़े वायु के बलपूर्वक क्या होते हैं, झिरी से बाहर निकलते हैं तो वाक तंतु कंपित होते हैं जिससे ध्वनि क्या होता है, उत्पन्न होता है। वाक तंतु से जुड़ी मांसपेशियों तंतुओं को तना हुआ या ढीला कर सकती है जब वाक तंतु तने हुए और पतले होते हैं। वही नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रही है, महिलाओं में वाक तंतु पुरुषों में वाक तंतु से क्या होता है, 5 mm छोटा होता है। 5 mm क्या होती है, छोटा होता है। वही हम लोग एनसीईआरटी की लाइनों की बात करें तो एनसीईआरटी की लाइनें करी है, पुरुषों के वाक तंतु की लंबाई लगभग 20 mm होती है, महिलाओं में इनकी लंबाई लगभग 15 mm होती है और बच्चों के वाक तंतु बहुत छोटे होते हैं। यही कारण है कि पुरुषों और महिलाओं तथा बच्चों के वाक ध्वनियाँ भिन्न भिन्न होती है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रही है, पुरुष और महिलाओं के वाक तंतु की लंबाई क्रम से कितनी होती है। तो अभी हम लोग जैसे उसके ऊपर एनसीईआरटी की लाइनों में पढ़े हैं, तो पुरुषों का जो होता है कितना होता है, 20 mm होता है और महिलाओं में कितना होता है, 15 होता है। तो इस तरह से राइट ऑप्शन सी हो जाएगी, जो कि क्या होगी, राइट ऑप्शन सी हो जाएगी। वही हम लोग एनसीईआरटी की लाइनों की बात करें तो एनसीईआरटी की लाइनें कह रही हैं, जो तो पुरुषों के वाक तंतु की लंबाई होती है कितनी होती है, 20 mm होती है और महिलाओं के वाक तंतु की लंबाई कितनी होती है, 15 mm होती है। और ये दोनों का जब अंतर पूछे तो कितना होता है, 5 mm होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं, वाक्य यंत्र की लंबाई किसमें सबसे छोटी होती है। तो सबसे छोटी किसमें होती है, बच्चे में होती है, फिर महिलाओं में होते हैं, फिर उससे पुरुषों में होते हैं। तो सबसे कम किसमें होते हैं, बच्चे में, और फिर महिला में, फिर पुरुषों में। वही हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो ध्वनि के संचरण के लिए आवश्यक माध्यम अवस्था होना चाहिए। तो ठोस का होना क्या होता है, बहुत ही जरूरी होता है।
वही हम लोग इसके राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर क्या कह रही है? डी, इनमें से सभी। जो ध्वनि जो होती है वो क्या होती है? ध्वनि के संचरण के लिए आवश्यक जो अवस्था होती है और ठोस, गैस और तरल, इनमें से सभी में क्या होती है? होती है। तीसरा से राइट ऑप्शन डी हो जाएगी। वही हम लोग इसके एनसीईआरटी की लाइनों की बात करें तो एनसीईआरटी की लाइनें कह रही हैं अतः ध्वनि के संचरण के लिए हमें आवश्यक माध्यम जैसे ठोस, तरल एवं गैस तीनों की क्या होती है? आवश्यकता होती है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन करिए, ध्वनि में निम्नलिखित में से किसमें गति नहीं कर सकती? तो ध्वनि जो है निर्वात से गति क्या कर सकती है? नहीं कर सकती है। वही एनसीईआरटी की लाइनें कह रही है कि जब बर्तन में वायु पूरी तरह निकाल दी जाती है तो कहा जाता है कि बर्तन में निर्वात है, ध्वनि निर्वात में संचरित नहीं हो सकती। वही नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं, कान के बाहरी भाग का आकार डैश की तरह होता है? तो कान के जो बाहरी भाग का आकार होता है वो कीप की तरह होता है। तो इस तरह से राइट ऑप्शन क्या हो जाएगी? ए हो जाएगी। वही हम लोग एनसीईआरटी की लाइनों की बात करें तो एनसीईआरटी की लाइनें करिए, कान के बाहरी भाग की आकृति कीप की जैसी होती है। जब ध्वनि इसमें प्रवेश करती है तो यह एक नलिका से गुजरती है जिसके सिरे पर एक पतली तनी झिल्ली होती है। इसके कर्णपटक कहते हैं। यह एक महत्वपूर्ण कार्य करता है। यह जानने के लिए कि कर्णपटक का क्या कार्य है, आइए टीन के डिब्बे का एक कर्णपट बनाते हैं। वही नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रही है, जब हम ध्वनि नलिका से गुजरती है जिसके सिरे पर एक पतली तानी झिल्ली होती है उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम कर्णपटक कहते हैं। वही हम लोग एनसीईआरटी की लाइनों की बात करें तो एनसीईआरटी की लाइनें कह रही हैं, कान के बाहरी भाग की आकृति कीप के आकार की जैसी होती है। जब हम इसमें प्रवेश करते हैं तो ध्वनि प्रवेश करते हैं तो एक नलिका से गुजरती है जिसके सिरे पर एक पतली तनी झिल्ली होती है, इसे क्या कहते हैं? कर्णपटक कहते हैं। यह एक महत्वपूर्ण कार्य करता है। यह जानने के लिए कि कर्णपटक क्या कार्य करता है, ये टीन के डिब्बे से एक वाला कर्णपटक बनाइए जो ऊपर की जैसे एनसीईआरटी की लाइनों की क्या किया दिया गया था। वही हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रही है, अपने कानों में कई तीखी, नुकीली या कोई कठोर वस्तु नहीं डालनी चाहिए, किससे क्षति पहुंचाता है? तो कर्णपटक को क्या कहता है? जी जी, नुकसान पहुंचा सकती है। जब आप अपने कानों में क्या करते हैं, तीखी, नुकीली या कठोर वस्तु को डालते हैं तो उससे क्या होगी? कर्णपटक को नुकसान होती है। तो इस तरह से राइट ऑप्शन डी हो जाएगी। वही हम लोग एनसीईआरटी की लाइनों की बात करते हैं, एनसीईआरटी की लाइनें करिए, अपने कानों में कोई तीखी, नुकीली या कठोर वस्तु नहीं डालनी चाहिए क्योंकि यह सीधे तौर पर क्या होती है? कर्णपटक झिल्ली को क्षति पहुंचा सकती है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रही है, निम्नलिखित कथन में से सत्य कथन की पहचान करें। तो इस तरह से राइट ऑप्शन डी हो जाएगी, जो कि इनमें से कोई भी नहीं है जो असत्य कथन है। तो प्रति सेकंड में होने वाले दोनों की संख्या को दोलन की आवृत्ति कहते हैं। आवृत्ति को टर्ज में मापा जाता है, इसका संकेतक एच जी है। एक एच जी आवृत्ति को दोलन प्रति सेकंड के बराबर होती है। तो इस तरह से राइट ऑप्शन क्या हो जाएगी? इनमें से कोई भी नहीं है जो कि असत्य कथन है, सभी के सभी क्या है? सत्य कथन है। वही हम लोग इसके एनसीईआरटी की लाइनों की बात करें तो एनसीईआरटी की लाइनें करिए, प्रति सेकंड होने वाले दोलनों की संख्या को दोलन की आवृत्ति कहते हैं। आवृत्ति को हर्ट्ज में मापा जाता है, इसके संकेतक एच जी होता है। एक एच जी आवृत्ति को दोलन प्रति सेकंड के बराबर होती है। यदि कोई वस्तु एक सेकेंड में 20 दोलन पूरी करती है तो इसकी आवृत्ति क्या होगी? वही नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन करिए, आवृत्ति की ध्वनि के दो महत्वपूर्ण गुण क्या है? तो इसके दो महत्वपूर्ण गुण जो हैं, आवृत्ति और आयाम दोनों क्या है? आवृत्ति के दो महत्वपूर्ण पहलू है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले एनसीईआरटी की लाइनें की दी गई है। तो एनसीईआरटी की लाइनें करिए, ध्वनि के जो दो महत्वपूर्ण भाग होते हैं, आवृत्ति और आयाम जो होते हैं, आवृत्ति या ध्वनि की पिच को निर्धारित करता है। इसका मतलब यह है कि ध्वनि कितनी ऊंची या नीची है। आयाम जो होती है यह ध्वनि की प्रबलता या जोर को निर्धारित करता है। यह अधिक आयाम वाली ध्वनि अधिक प्रबल क्या होती है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन करिए, ध्वनि की प्रबलता ध्वनि उत्पन्न करने वाले कंपन के आयाम को डैश के समानुपातिक होती है। तो वर्ग के क्या होता है? समानुपातिक होती है। वही हम लोग इसके एनसीईआरटी की लाइनों की बात करें तो एनसीईआरटी की लाइनें करिए, ध्वनि की प्रबलता ध्वनि उत्पन्न करने वाले कंपनों के आयाम के वर्ग के समानुपातिक होते हैं। उदाहरण के लिए यदि आयाम दोगुना हो जाए तो प्रबलता क्या होता है? 4 गुना बढ़ जाती है। प्रबलता को डेसिबल में मात्रक में क्या करते हैं? व्यक्त करते हैं। वही नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन करिए, कितने डीबी से अधिक प्रबल शोर के लिए कष्टदायक होता है? जो डी होता है 80, जो कि राइट ऑप्शन क्या हो जाएगी? बी हो जाएगी। कितने डीबी से अधिक प्रति शोर के लिए कष्टदायक होता है? और हमारे जो जो WHO द्वारा जो दिया गया है वो भी क्या है? 80 ऊपर से जो भी मतलब डेसिबल से ऊपर हम लोगों को ध्वनि सुनाई देती है वो हमारे लिए क्या होता है? बहुत ही हानिकारक होता है और कष्टदायक होता है। तो इस तरह से राइट ऑप्शन क्या हो जाएगी? डी हो जाएगी 80। वही हम लोग एक बात कर रहे हैं एनसीईआरटी की लाइनों में, तो यहाँ पे बताई गई है कि सामान्य श्वास जो होता है 10 डेसिबल उत्पन्न करता है, जबकि मंद फुसफुसाहट जो होता है 30 डेसिबल जो उत्पन्न करता है। सामान्य बातचीत और वार्तालाप जो होता है 60 डेसिबल उत्पन्न करता है। बस जो यातायात होता है 70 डेसिबल होता है। वही औसत फैक्ट्री जो होता है 80 डेसिबल क्या होते हैं? अपना प्रबलता शोर क्या करते हैं? उत्पन्न करते हैं।
तो इस तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं ध्वनि की प्रबलता का निर्धारण डैश द्वारा होता है। तो ध्वनि की प्रबलता का निर्धारण जो होता है वह किसके द्वारा होता है? कंपन के आयाम द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? कंपन के आयाम द्वारा होता है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगी? ए हो जाएगी। हम लोग इसके एनसीईआरटी की लाइनों की बात करें तो एनसीईआरटी की लाइनें कह रही हैं ध्वनि का प्रबलता ध्वनि उत्पन्न करने वाले कंपनों के आयाम के क्या होते हैं? वर्ग के समानुपातिक होते हैं। वहीं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रही है सुमेलित कीजिए और इसमें क्या बताने हैं? सामान्य बीज वार्तालाप या औसत फैक्ट्री और एनएच बताना है डेसिबल आपको। तो इस तरह से राइट ऑप्शन क्या हो जाएगी? सी हो जाएगी, जो कि ए का थ्री जो सामान्य बातचीत जो वार्तालाप होता है वो 60 डेसिबल होता है। वही बी का फोर्थ व्यस्त जो यातायात होता है वो 70 डेसिबल होता है। ये औसत फैक्ट्री जो होता है 80 डेसिबल होता है। मंद फुसफुसाहट जो होता है 30 डेसिबल उत्पन्न करता है। दूसरा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगी? सी हो जाएगी। वही हम लोग इसके एनसीईआरटी की लाइनों की बात करें तो एनसीईआरटी की लाइनें कह रही हैं जो सामान्य श्वास जो होता है 10 डेसिबल उत्पन्न करता है, जबकि मंद फुसफुसाहट जो होता है 30 डेसिबल होता है। समान बातचीत वार्तालाप जो होता है 60 डेसिबल होता है। बस ये स्ताप जो होता है 70 डेसिबल होता है। औसत फैक्ट्री जो होता है 80 डेसिबल होता है। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन करें जब कंपन का आयाम बड़ा होता है तो किस प्रकार की ध्वनि उत्पन्न होती है? तो उच्च स्वर की ध्वनि क्या होती है? उत्पन्न होती है। वही हम लोग इसके एनसीईआरटी की लाइनों की बात करें तो एनसीईआरटी की लाइनें कह रही हैं ध्वनि की प्रबलता इसके आयाम पर निर्भर करती है। जब किसी कंपित वस्तु का आयाम अधिक होता है तो इसके द्वारा उत्पन्न ध्वनि प्रबल या उच्च स्वर होती है। जब अब आयाम छोड़ना होता है ध्वनि उत्पन्न क्या होती है? मंद हो जाती है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रही है ध्वनि की तीक्ष्णता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? तो ध्वनि की तीक्ष्णता को ध्वनि की आवृत्ति द्वारा की जाती है, निर्धारित की जाती है। वही हम लोग एनसीईआरटी की लाइनों की बात करें तो एनसीईआरटी की लाइनें करें आवृत्ति ध्वनि की तीक्ष्णता या तरत को क्या करती है? निर्धारित करती है। यदि कंपन की आवृत्ति अधिक होती है तो हम कहते हैं कि ध्वनि तीखी है। यदि कंपन की आवृत्ति कम हो तो कम कहते हैं, ध्वनि का तरत्व कम होता है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन के निम्नलिखित कथन को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। जो कि अभिकथन दे रखा है और कारण दे रखा है। तो अभिकथन क्या कह रहा है? एक ढोल निम्न तरात्व की ध्वनि उत्पन्न करता है, जबकि एक पियानो उच्च तरात्व की ध्वनि उत्पन्न करता है, जो कि बिल्कुल ही क्या है? सही है। वही हम लोग कारण की बात करें तो कारण कह रहा है एक कंपन करती हुई वस्तु के कंपन का आयाम क्या होता है? ध्वनि की प्रबलता पर निर्भर करता है। तो इस तरह से राइट ऑप्शन दोनों सही है, लेकिन क्या है? सही रूप से व्याख्या नहीं कर रहा है। तो इस तरह से राइट ऑप्शन क्या हो जाएगी? बी हो जाएगी। ये हम लोग इसके एनसीईआरटी की लाइनों की बात करें तो एनसीईआरटी की लाइनें कह रही हैं ध्वनि का जो उच्च निम्न तारतम्य क्या होता है? आवृत्ति के माप पर निर्भर करता है। ढोल कम आवृत्ति के साथ कंपन करता है, इसीलिए यह निम्न तारतम्य की ध्वनि का उत्पन्न करता है, जबकि पियानो में उच्च आवृत्ति होती है, इसलिए यह उच्च तारतम्य की क्या करते हैं? ध्वनि उत्पन्न करता है। कंपन करने वाली वस्तु के कंपन का आयाम ध्वनि की प्रबलता को निर्धारित करता है, क्योंकि ध्वनि की प्रबलता या कोमलता को आयाम में मापा जाता है। ये हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रही है शेर की दहाड़ प्रबल और पक्षियों की आवाज़ क्षीण होती है, इसका उचित कारण क्या है? तो इसका उचित कारण जो है शेर की दहाड़ का आयाम पक्षियों की ध्वनि के आयाम की तुलना में क्या होती है? अधिक होता है। तो इस तरह से राइट ऑप्शन सी हो जाएगी। और ये हम लोग इसके एनसीईआरटी की लाइनों की बात करें तो एनसीईआरटी की लाइनें करिए पक्षी का जो उच्च तरत की ध्वनि उत्पन्न करता है, जबकि शेर की दहाड़ का तरत मंद होता है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रही है एक महिला की आवाज़ एक आदमी की तुलना में तीखी क्यों होती है? तो उसका जो होता है उच्च आवृत्ति के कारण होती है। इसलिए राइट ऑप्शन ए हो जाएगी। वही हम लोग इसके एनसीईआरटी की लाइनों की बात करें तो एनसीईआरटी की लाइनें करें ध्वनि का तीक्ष्णता या पिच इसकी आवृत्ति द्वारा निर्धारित की जाती है, जो कि महिला की आवाज़ की जो पिच होती है पुरुषों की आवाज़ के पिच से अधिक होता है। इसीलिए उच्च आवृत्ति के कारण महिला की आवाज़ पुरुषों की आवाज़ की तुलना में क्या होते हैं? तीक्ष्ण होते हैं। वही नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन करिए लगभग कितना कंपन प्रति सेकेंड से अधिक नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है लगभग कितना कंपन प्रति सेकेंड से अधिक आवृत्ति की ध्वनियाँ मानव का कान जो होता है नहीं सुन सकता है? तो 20,000 से जो ऊपर होता है उससे अधिक क्या करता है? नहीं सुन सकता है। वही हम लोग इसके एनसीईआरटी की लाइनों की बात करें तो एनसीईआरटी की लाइनें कह रही हैं 12,000, 18,000, 15,000 और 20,000। तो इसमें क्या होती है? 20,000 से अधिक की ऊपर की प्रबल ध्वनि जो होती है मनुष्य क्या करता है? नहीं सुन सकता है। वही हम लोग इसके एनसीईआरटी की लाइनों की बात करें तो एनसीईआरटी की लाइनें कह रही हैं हम जानते हैं कि ध्वनि उत्पन्न करने के लिए हमें एक कंपनियान वस्तु की आवश्यकता होती है। लगभग 20 कंपन प्रति सेकंड 20,000 से कम आवृत्ति की ध्वनियाँ मानव कान सुन नहीं सकता। यह कह सकते हैं कि 20,000 से कम आवृत्ति की ध्वनियाँ मानव कान द्वारा सूचित नहीं की जा सकती है। ऐसी ध्वनि को अपसरप तरंग कहते हैं। उधर लगभग 20,000 कंपन प्रति सेकंड जो 20 की हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति की ध्वनियाँ ही मानव कान द्वारा क्या होते हैं? संसूचित नहीं की जा सकती हैं। वहीं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन करें मानव कान के लिए श्रव्य की आवृत्ति प्रासीमा क्या होती है? तो 20,000 से 20,000 हर्ट्ज होती है। वही हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रही है चिकित्सा समस्याओं के जांच के लिए उपयोग किए जाने वाले
पराश्रय उपकरणों के किस आवृत्ति पर काम करता है? तो 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की क्या करता है, आवृत्ति से ऊपर के सिद्धांत पर कार्य करता है। वही हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन करें, ध्वनि प्रदूषण से होने वाले रोग कौन कौन से हैं? तो ध्वनि प्रदूषण से होने वाले रोग अनिद्रा और अति तनाव और चिंता के क्या क्या है? सभी के सभी कथन सत्य है। तीन में से उपरोक्त में से सभी जो है सभी के सभी कथन क्या है, सही है। वही हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर इसके एनसीईआरटी की लाइनों की बात करते हैं। एनसीईआरटी की लाइनें कर रही हैं, परिवेश में अत्यधिक शोर की उपस्थिति का अनेक स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का कारण बन सकते हैं। निद्रा, अति तनाव जैसे चिंता और अनंत बहुत क्या होते हैं, बहुत से स्वास्थ्य संबंधी विकार ध्वनि प्रदूषण से उत्पन्न हो सकते हैं। और जो लगातार जो होते हैं प्रबल ध्वनि के प्रभाव से रहने वाले व्यक्ति को सुनने की क्षमता क्या होती है, अस्थायी अथवा अस्थायी रूप से कम हो जाती हैं। तो इस तरह से हम लोगों का क्या हुआ, 10th चैप्टर भी कंप्लीट होगा। हम लोग नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से अध्याय 11 करेंगे, जो कि क्या होगी, विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव। तो वीडियो में अंत तक बने के लिए आप लोगों को थैंक यू। जय हिंद।